जय नारायण स्टूडेंट्स, आज हम लोग लीगल स्टडीज का थर्ड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो नाम है इस यूनिट का दैट इज ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। देखिए, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का पहले मतलब समझ लेते हैं। शॉर्ट में इसको हम लोग एडीआर बोलते हैं। अब ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेट का मतलब है कि जो भी हमारा प्रॉपर रेजोल्यूशन सिस्टम है, किस चीज के रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? डिस्प्यूट के रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं। यानी कि जो जनरली हम कभी भी हमारा किसी से डिस्प्यूट होता है तो हम रेजोल्यूशन के लिए जो मैकेनिज्म यूज करते हैं, जो सिस्टम यूज करते हैं, उसका एक ऑल्टरनेट वे भी हो सकता है, वो हमें यहाँ देखना है। तो पहली बात ये कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए हम कहाँ जाते हैं? अगर आपका किसी से विवाद है, किसी जमीन को लेकर के, किसी मकान को लेकर के, आपका कोई किसी से कोई डिस्प्यूट हो गया, तो आप उसके लिए जनरली कहाँ जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे। किसी भी तरीके का आपका कोई डिस्प्यूट होगा तो रिजोल्यूशन के लिए, यानी उसके निपटारे के लिए आप कहाँ पर जाते हैं? कोर्ट में जाते हैं। लेकिन कोर्ट के अलावा कुछ ऑल्टरनेट सिस्टम्स भी होते हैं जिनको कि हम यूज कर सकते हैं अपने डिस्प्यूट्स के रेजोल्यूशन के लिए। उन्हीं के बारे में इस यूनिट में हमें पढ़ना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इसमें पढ़ेंगे आर्बिट्रेशन के बारे में। आर्बिट्रेशन का प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे जिसमें कि कोर्ट के अलावा कभी कभी दो लोग जो होते हैं, दो जो पार्टीज हैं, वो आपस में ये डिसाइड कर लेती हैं कि कोई पर्सन, अगर हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो जनरली ऐसा किसी बिजनेस हाउसेस के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें देखा जाता है कि अगर उनके बीच में कभी कोई डिस्प्यूट हुआ तो उसके लिए वो कहां पर जाएंगे? एक आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। ये पहले से डिसाइड हो जाता है और ये कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट में लिखा भी रहता है। उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें ये मेंशन कर दिया जाता है। तो इस तरह से एक हो सकता है आर्बिट्रेशन। ये पहला एडीआर सिस्टम हो गया। दूसरा हमारा कंसिलिएशन है। इसमें एक कंसिलिएटर होता है, वो भी आर्बिट्रेटर की ही तरह काम करता है, लेकिन आर्बिट्रेटर जो होता है उसको पावर होता है कि वो डिसीजंस दे सकता है। जस्ट लाइक अ कोर्ट, इट कैन पास अ डिसीजन, और उसको हम आर्बिट्रल अवार्ड कहते हैं, जो कि लीगल वैलिडिटी रखता है। कंसिलिएशन में जो भी पार्टीज होती है उनका जो कंसिलिएटर होता है वो बेसिकली एक जुडिशियल पर्सन नहीं होता है, वो कोई आम आदमी होता है जो कि उनके बीच में एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है और उनके बीच में सहमति लाने की कोशिश करता है। मतलब वो किसी एक पॉइंट पर एग्री हो जाएं, जो भी उनके पास डिस्प्यूट है उनके बीच में, उसमें एग्रीमेंट दोनों पार्टीज में लाने की कोशिश करता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर वो आकर के एक दूसरे की बातों को मान लें और इस तरह से उनका डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाए। ये कंसिलिएटर कहते हैं। आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन और इसी तरह के और मैकेनिज्म्स जो है वो हमें ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में पढ़ने हैं। ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर। सबसे पहली चीज, लेकिन इनको स्टार्ट करने से पहले जो फर्स्ट टॉपिक है आपकी बुक में, उस पर हम लोग जाते हैं। ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है और उसके बाद हम लोग आगे इसको फिर से रिवाइज करेंगे और फिर हम लोग एडीआर सिस्टम्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लीगल सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब हमारे जितने भी वर्ल्ड में सिस्टम हैं, जो भी लीगल सिस्टम्स हैं, उनको हम दो कैटेगरीज में ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं। एक सिस्टम हमारा एडवर्सेरियल सिस्टम कहलाता है और दूसरा सिस्टम कहलाता है इंक्विसिटोरियल सिस्टम। कौन कौन से दो सिस्टम्स हो गए? एडवर्सेरियल सिस्टम और इंक्विसिटोरियल सिस्टम। ये क्लास 11th में हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। आज हम इनके बारे में डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे कि इनमें क्या फर्क है, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड में काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, 2-3 बार पूछा गया है बोर्ड में। तो इंक्विसिटोरियल और
एडवर्सेरियल सिस्टम में हमें जो सबसे पहले समझना है इनके फीचर्स। दो तरह से क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में, एक पूछा जाएगा कि एडवर्सेरियल की फीचर्स बता दीजिए, और दे कैन आस्क इंक्विजिटोरियल के फीचर्स बताइए, या फिर इन दोनों सिस्टम्स के बीच में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज फीचर्स ऑफ एडवर्सेरियल सिस्टम। तो देखिए सबसे पहली चीज, एडवर्सेरियल सिस्टम जो होता है इट इज फॉलोड इन कॉमन लॉ कंट्रीज। कॉमन लॉ कंट्रीज, कॉमन लॉ कंट्रीज के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, जैसे कि इंडिया, यूएस और इंग्लैंड, ये इसके एग्जांपल्स हैं। कॉमन लॉ कंट्रीज बेसिकली वो कंट्रीज होती हैं जहां पर की प्रेसिडेंट्स हैव लीगल बाइंडिंग नेचर। प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंट मतलब होता है प्रीवियस डिसीजंस ऑफ हायर कोर्ट्स। हमारे यहाँ कौन कौन से हायर कोर्ट्स हैं? तो उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आते हैं। उनके जो भी प्रीवियस डिसीजंस हैं उनको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट। और क्योंकि हमारे यहाँ कॉमन लॉ कंट्री है हमारा, हम लोग कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन को फॉलो करते हैं, तो इसलिए प्रेसिडेंट्स की लीगल बाइंडिंग नेचर के प्रेसिडेंट्स होते हैं। यानी कि अगर किसी हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया हुआ है, तो लोअर कोर्ट्स के लिए उसके नीचे जो हायरार्की में कोर्ट्स आते हैं, जो हमने यूनिट 1 में पढ़ा हुआ है कि हायरार्की क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट्स हैं, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, ये चीजें हमने पढ़ी हुई है। अगर कोई हायर कोर्ट कोई भी डिसीजन देता है तो वो प्रेसिडेंट नीचे की अदालतों में, नीचे की कोर्ट में लीगली बाइंडिंग होंगे, उनको मानना पड़ेगा। तो ये बाइंडिंग नेचर के होते हैं। इसी चीज को हम कहते हैं कि ये कॉमन लॉ कंट्री का एक फीचर है। तो अगर हम कह रहे हैं इंडिया इज ए कॉमन लॉ कंट्री, इट मींस दैट द प्रेसिडेंट्स दैट आर गिवन बाय हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स, दे आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स एज वेल। फॉर एग्जाम्पल कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया किसी केस में, तो और उसी सेम नेचर का अगर कोई निचली अदालत में कोई केस आता है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उसके जो डिसीजंस के साथ, आपने डिसीजन के दो पार्ट पढ़े हुए हैं। किसी भी लीगल डिसीजन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ऑबिटर डिक्टा और एक पार्ट आपने पढ़ा है 11th में रेशियो डिसेंडाई। ठीक है, तो जो उसका रेशियो डिसेंडाई है, मतलब द रीजन बिहाइंड गिविंग दैट डिसीजन। जब भी कोर्ट डिसीजन देती है तो उसमें दो पार्ट्स लिखती है, एक ऑबिटर डिक्टा मींस द एक्चुअल डिसीजन एंड द रेशियो डिसेंडाई मींस द रीजन बिहाइंड गिविंग दैट डिसीजन, किस ग्राउंड पर उसने वो डिसीजन लिया हुआ है। तो जो रेशियो डिसेंडाई है, बेसिकली दैट पार्ट इज लीगली बाइंडिंग ऑन लोअर कोर्ट्स। उनको ये मानना पड़ता है, वो उसको फॉलो करते हैं, वो गाइडलाइंस होती हैं कोर्ट। ये फीचर किसमें? कॉमन लॉ कंट्रीज में। यानी कि इंडिया की जो भी कोर्ट्स हैं वो इस सिस्टम को फॉलो करती हैं, यूएस की कोर्ट्स फॉलो करती हैं, इंग्लैंड की कोर्ट्स फॉलो करती हैं। तो ये कॉमन लॉ कंट्री, और इसी कॉमन लॉ कंट्रीज में ही ये फीचर भी है कि वहां एडवर्सेरियल सिस्टम फॉलो किया जाता है। तो पहला फीचर क्या है एडवर्सेरियल सिस्टम का? दैट इट इज फॉलोड इन कॉमन लॉ कंट्रीज। द सेकेंड फीचर इज कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट पर्सन अक्यूज्ड इज इनोसेंट। इसको हम एक सिंपल लाइन में लिखें तो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस भी कह सकते हैं। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस मतलब ये कि अगर किसी पर्सन पर कोई, मान लीजिए कोई केस दर्ज किया गया, पुलिस ने उसको अरेस्ट भी कर लिया, और अगर उसको ले जाया जाता है कोर्ट के सामने, तो कोर्ट सबसे पहली चीज जो प्रिज्यूम करेगी उसके बारे में, मान लेगी खुद से, वो ये कि ये पर्सन इनोसेंट है। इसको कहते हैं प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। ये कहां पर होता है? एडवर्सेरियल सिस्टम में होता है। और क्या ये इंडिया में फॉलो होता है? हाँ होता है, क्योंकि इंडिया में एडवर्सेरियल सिस्टम फॉलो होता है। इंडिया एक कॉमन लॉ कंट्री है। तो ये चीज हो गई कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस होता है। अब जब कोई पर्सन गया, उसको कोर्ट ने इनोसेंस मान लिया, तो इनोसेंस मानने का मतलब ये है, देखिए दो पार्टीज कोर्ट में होती हैं, दो लोगों के बीच में केस चलता है। मान लीजिए हम किसी क्रिमिनल केस की बात कर रहे हैं,
तो किसी भी क्रिमिनल केस में एक प्रोसिक्यूशन होता है, ये सब हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी हम आपको बता दें, और एक होता है डिफेंस। प्रोसिक्यूशन कौन है? जिस पर आरोप लगाया गया है, जो अक्यूज्ड पर्सन है, उसकी जो पार्टी है वो कहलाएगी प्रोसिक्यूशन, सॉरी, जो अक्यूज्ड पर्सन है उसकी पार्टी है डिफेंस। और जो सरकार का वकील होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि किसी भी क्रिमिनल केस में जो डिफेंस के ऊपर जो केस चलाने का काम होता है, या उसको हम कहते हैं कि अभियोग करने का काम होता है, अभियोजन का जो पक्ष होता है वो हमेशा सरकार करती है। तो सरकार की तरफ से प्रोसिक्यूशन चलाया जाता है। और डिफेंस किसका पार्टी होता है? अक्यूज्ड पर्सन का पार्टी होता है। ये अपने आप को डिफेंड करेगा तो इसको डिफेंस बोला जाएगा। प्रोसिक्यूशन का ये काम है कि वो अक्यूज्ड पर्सन को अपराधी साबित करे। और किसी भी क्रिमिनल केस में जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ हम लोग बोलते हैं इसको, जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो होता है प्रोसिक्यूशन के ऊपर। क्योंकि हमने क्या फॉलो किया है? हमने फॉलो किया हुआ है एडवर्सेरियल सिस्टम। तो हमारे यहाँ कोर्ट ने पहले ही क्या मान लिया है कि जो पर्सन अक्यूज्ड है, जिस पर आरोप लगाया गया है, वो क्या है? वो इनोसेंट है, उसने कोई अपराध नहीं किया, ये मान लिया जाता है स्टार्टिंग। अब जब ये मान लिया गया है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है, तो उसको अपराधी साबित करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? जिसको हम बोलते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ, किसके ऊपर है? प्रोसिक्यूशन के ऊपर है। तो ये क्रिमिनल केस का एक एग्जांपल हो गया। यानी कि दूसरा जो फीचर है एडवर्सरियल का वो क्या है? प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। थर्ड फीचर है लॉयर्स आर एक्टिव एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग। जो भी दोनों पार्टीज हैं उनके बीच में, चाहे वो प्रोसिक्यूशन हो चाहे वो डिफेंस हो, उनके बीच में प्रोसीडिंग के दौरान जो भी बातें होंगी, यानी कि जिसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स होंगे इनके लॉयर्स के, क्योंकि पार्टीज डायरेक्ट नहीं करती हैं आर्ग्यूमेंट, इसका एक लॉयर होगा और इस पार्टी का भी अपना लॉयर होगा। ये लॉयर्स के थ्रू आपस में क्या करते हैं? आर्ग्यूमेंट करते हैं। और एविडेंसेस को कैसे प्रोड्यूस करना है कोर्ट के सामने, वो चीजें भी लॉयर्स ही काफी हद तक उसमें डिसाइड करते हैं कि किस सीक्वेंस में कौन से एविडेंसेस लाए जाएंगे, किसका क्या वेटेज होगा। तो यहाँ पर लॉयर्स जो होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। और इसमें आपने पढ़ लिया है पहले क्रिमिनल प्रोसीडिंग में 11th में कि क्रॉस एग्जामिनेशन एक चीज होती है। क्रॉस एग्जामिनेशन आपको रिमाइंड कराने के लिए फिर से हम बता दें, जब भी कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी तो सबसे पहले उसमें जो प्रोसिक्यूशन होता है, प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस देता है, एविडेंसेस कोर्ट में पेश करेगा, प्रेजेंट करेगा। प्रोसिक्यूशन क्यों कर रहा है? क्योंकि एडवर्सेरियल सिस्टम में प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है, उसको गलत साबित करना है, उसको साबित करना है कि जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है ये नहीं है, यानी वो जो व्यक्ति लाया गया एक्यूज्ड वो उसने सच में क्राइम किया है, तो ये अपने एविडेंसेस लाएगा। जब एविडेंसेस आते हैं तो सबसे पहली चीज होती है एग्जामिनेशन इन चीफ। एग्जामिनेशन इन चीफ का मतलब ये होता है कि जिस पार्टी ने एविडेंस लाया हुआ है, सबसे पहले शुरुआत प्रोसिक्यूशन से होती है, लेकिन लेटर स्टेज में डिफेंस को भी मौका मिलता है, वो भी अपनी तरफ से एविडेंसेस ला सकता है अगर चाहे तो सबसे पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होता है। पार्टी ने जो पार्टी लेके आ रही है एविडेंस, पहले वो क्वेश्चनिंग करेगी, अपने पार्टी से बुलवाएगी कोर्ट में कि ये बात जो है, आपने ये चीज, आप वहां पर थे, आपने क्या देखा, ये चीजें कैसे हुई, वो सारी चीजें वो कोर्ट के सामने बुलवाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। आपने पढ़ा है कि इसमें क्या होता है, अगर प्रोसिक्यूशन ला रहा है एविडेंस तो जो डिफेंस का लॉयर होगा उसको फिर मौका मिलेगा कि वो इस एविडेंस को क्रॉस एग्जामिन करे। क्रॉस एग्जामिन करने का मतलब ये है कि उसकी क्रेडिबिलिटी को डाउट मिला है कोर्ट के सामने, तो ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्रॉस एग्जामिनेशन था। अब यहाँ पर एग्जामिनेशन इन चीफ जो हो रहा है, क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है, और फिर इसके बाद जो री एग्जामिनेशन होता है, इससे इन सभी में हम लोग देखते हैं कि लॉयर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो चाहे तो किसी भी एविडेंस की क्रेडिबिलिटी को सही साबित कर सकते हैं या फिर गलत भी साबित कर सकते हैं। तो इस तरीके से लॉयर्स का ये जो लिखा हुआ है कि लॉयर्स आर एक्टिव एंड इंपॉर्टेंट ऑफ प्रोसीडिंग, ये यहाँ पर किस तरीके से होता है। Now the fourth feature is that judges are neutral.
लॉयर्स एक्टिव होते हैं तो यहाँ पर जज क्या होते हैं, जज न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि जज खुद से कोई प्रिजम्पशन नहीं करेगा, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को केस में नहीं काउंट करेगा, बल्कि जो भी केसेस होंगे, केसेस आर डिसाइडेड ऑन मेरिट। दे आर डिसाइडेड ऑन मेरिट का मतलब क्या कि केस को कितनी अच्छी तरीके से किस लॉयर ने प्रेजेंट किया है, क्या उसने सही समय पर सही तरह के एविडेंसेस कोर्ट को दिए हैं कि नहीं दिए, उसके बेसिस पर केस डिसाइड होगा। भले ही जज को पता हो कि ये पर्सन ने क्राइम किया हुआ है, लेकिन अगर जो प्रोसिक्यूशन है वो साबित नहीं कर पाएगा तो जज को उसको छोड़ना पड़ेगा। वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। वो किसके अकॉर्डिंग काम करेगा, वो लॉयर्स के प्रेजेंटेशन के बेसिस पर अपने डिसीजंस देगा कि वो कैसे केस को प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह से उन्होंने एविडेंसेस लाए, क्या सही समय पर सही एविडेंसेस दिए गए कि नहीं दिए गए। जज अपने पर्सनल नॉलेज, पर्सनल एक्सपीरियंस को वहां पर काउंट नहीं करता है, उसके बेसिस पर डिसीजन नहीं देता है, केस के मेरिट पर हो। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो लॉयर्स हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एडवर्सरियल सिस्टम में। ठीक है, तो जजेस आर न्यूट्रल। पॉइंट इज प्रेसिडेंट्स आर बाइंडिंग, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, और ये हमारे इंडिया में आर्टिकल 141 में लिखा भी हुआ है कि जो भी कोर्ट के प्रेसिडेंट्स होंगे वो बाइंडिंग होंगे किसी भी निचली अदालत में, जो भी लोअर कोर्ट्स होगी वहां पर। इस तरीके से इसको हम लोग एडवर्सरियल सिस्टम के ये सारे फीचर्स होंगे। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। कॉमन लॉ कंट्रीज में फॉलो किया जाता है, जो कोर्ट होती है उसके वो सबसे पहले कोई भी अगर पर्सन ले जाया जाएगा किसी भी अपराध में तो उसको इनोसेंट अज्यूम करेगी। इसको बोलते हैं प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। लॉयर्स बहुत एक्टिव होते हैं। लॉयर जो होते हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर एडवर्सरियल सिस्टम में। जजेस न्यूट्रल होते हैं। जजेस का बहुत कोई खास रोल नहीं है, वो केस के मेरिट पर ही डिसीजन देते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हालांकि उनको राइट होता है कि वो किसी भी स्टेज पर अगर चाहें तो क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। इसमें प्रेसिडेंट्स जो होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं, और ये आर्टिकल 141 में लिखा भी हुआ है। अब इसको कंपेयर करेंगे बहुत जल्दी से इंक्विजिटोरियल सिस्टम से। बिल्कुल ऑपोजिट लिखा हुआ है, जो भी आपने एडवर्सरियल में पढ़ा हुआ है उसको ऑपोजिट है। इंक्विजिटोरियल सिस्टम सिविल लॉ जुरिस्डिक्शन में फॉलो किया जाता है। सिविल लॉ जुरिस्डिक्शन क्या, जब हमने पढ़ा कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन तो वहां पर हमने पढ़ा कि जो प्रेसिडेंट्स होते हैं वो लीगली बाइंडिंग होंगे लोअर कोर्ट के लिए, तो सिविल लॉ में लीगली बाइंडिंग नहीं होते हैं। दूसरा एक और फीचर समझ लीजिए कॉमन लॉ कंट्रीज और सिविल लॉ में, कि जो कॉमन लॉ कंट्रीज होते हैं वहां पर लॉ बनाने का जो राइट होता है, लॉ मेकिंग राइट जो होता है वो लेजिस्लेचर के पास भी होता है, जैसे आपके यहाँ पार्लियामेंट के पास भी, और प्लस जो कोर्ट्स होते हैं उनके पास भी होते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट्स होते हैं वो लीगली बाइंडिंग होते हैं। तो यहाँ पर दो सोर्सेज होते हैं लॉ के, एक तो लेजिस्लेचर से जो लॉ पास होता है वो, दूसरा अगर कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया तो वो भी लीगली बाइंडिंग होगा। सिविल में केवल लेजिस्लेचर ही लॉ बना सकता है, कोर्ट के डिसीजन से बाइंडिंग नहीं होते हैं। ठीक है, तो सिविल लॉ कंट्रीज में क्यों, कौन कौन से कंट्रीज के एग्जांपल लिख सकते हैं आप, स्पेन हो सकता है, चाइना लिख सकते हैं, जर्मनी लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड देखिए प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट होता है। जैसे वहां पर हमने पढ़ा प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस होता है कि अगर कोई पर्सन लाया गया कोर्ट में तो उसको कोर्ट ने पहले ही मान लिया कि वो क्या है, इनोसेंट है। यहाँ पर वो मान लेंगे कि गिल्टी है, कोर्ट पहले ही मान लेगी कि वो गिल्टी है। अब हमने पढ़ा था कि अगर हम उसको इनोसेंट मान रहे हैं तो गलत प्रूफ करने का, उसको अपराधी प्रूफ करने का बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आ गया, प्रोसिक्यूशन के ऊपर आ गया। लेकिन अगर प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट है इंक्विजिटोरियल सिस्टम में जो फॉलो हो रहा है, तो वहां पर उस पर्सन को के ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ आ गया कि वो अपने आप को निर्दोष साबित करे। तो यहां पर आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, हम इसको BOF लिख रहे हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो डिफेंस के ऊपर होता है, कि डिफेंस अपने आप को साबित करे कि वो निर्दोष है। लॉयर्स डू नॉट प्ले दैट इंपॉर्टेंट रोल। लॉयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता, हालांकि लॉयर्स होते हैं लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि जज ज्यादातर काम खुद ही करता है। जज यहाँ पर प्रोएक्टिव होता है, हर प्रोसीडिंग के दौरान ये क्वेश्चन कर सकता है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, बहुत ज्यादा एक्टिवली होता है। हमारे यहाँ तो जैसे जज बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करता। जो भी पुलिस इंक्वायरी है उसको ये पूरी तरीके से कंट्रोल करता है, पुलिस इंक्वायरी को कंट्रोल करता है जज यहाँ पर। ठीक है, और इसी वजह से इसको हम लोग इन्वेस्टिगेटिव
इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम भी बोलते हैं, इनक्विजिटोरियल को इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि जज जो होता है या कोर्ट जो होती है वो इन्वेस्टिगेशन करती है, या ये कहें कि इन्वेस्टिगेशन को कंट्रोल करती है। फिर रिलेटिव यूज ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट, यहाँ पर जुडिशियल प्रेसिडेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, जो भी हायर कोर्ट ने डिसीजन दिए हैं वो बहुत ज्यादा बाइंडिंग नेचर के नहीं होते हैं, हालांकि फॉलो करना है या ना करना, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, वो लोअर कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फॉलो करेगा या नहीं करेगा, लेकिन बाइंडिंग नहीं होता। एंड यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फाइंड ट्रूथ थ्रू एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन। यहां पर कोर्ट बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेटिव नेचर की होती है, पूरा इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस खुद कंट्रोल करती है, जज ही डिसाइड करता है कि कौन से एविडेंसेस आपको कोर्ट में लाने हैं, किस फॉर्म में लाना है। एविडेंस एक्ट के बारे में आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ है 11th में, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, ओरल एविडेंसेस दिए जा सकते हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो सकते हैं, तो कौन से एविडेंसेस दिए जाएंगे, किस तरह से प्रेजेंट किए जाएंगे, वो सारी चीजें कोर्ट डिसाइड करती है। तो हमारा जो आज का टॉपिक था एडवर्सेरियल और इनक्विजिटोरियल सिस्टम ऑफ लॉ, उसमें हमने इन दोनों के फीचर्स पढ़ लिए, और इन्हीं फीचर्स को अगर आप क्लब करके लिख देंगे एक साथ, तो ये आप देख रहे हैं कि सारे पॉइंट्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो वो डिफरेंस में भी आ जाएगा, तो डिफरेंसेस भी हो गए। बंद कर दो, बंद कर दो भैया।